हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावना पुरी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 22 जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैंने जो आपके कमेंट्स पढ़े थे उसमें देखा कि चैप्टर नंबर 22 बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो क्योंकि जो चैप्टर है पूरा हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सभी ग्लैंड्स या ऑर्गन से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उनकी क्या एक्टिविटी है या वो किस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉडी के कौन से पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और साइट ऑफ एक्शन क्या है, आप वो साथ साथ याद करते रहे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में समझने से ज्यादा चीजें याद करने वाली है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, इसमें केमिकल्स की बात हो रही है और कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो कि हेल्प करेंगे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करने में। राइट, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ ऐसे हार्मोन्स है, हार्मोन्स भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर इन ट्रेस अमाउंट्स, बहुत ही कम मात्रा में हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने वाले जो केमिकल्स हैं, नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स, उनको हार्मोन्स कहा जाता है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम हार्मोन्स की? दीज आर दी केमिकल्स या फिर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स which are released in the trace amount, बहुत ही कम मात्रा में रिलीज किए जाते हैं in the blood stream। ठीक है, अब किस तरीके से ये हार्मोन्स एक्शन करेंगे, कितने तरीके के हार्मोन्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं जो कि इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो दो तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दीज आर डक्टलेस। कैसे होते हैं वो ग्लैंड्स? डक्टलेस, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, किस चीज में हेल्प करते हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं इसी के साथ ही साथ, तो आप देखोगे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे हैव डक्ट, प्रॉपर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनके पास, डक्ट प्रेजेंट होती है और इनका जो मेन फंक्शन है वो है टू प्रोड्यूस एंजाइम्स। ठीक है, अब और क्या डिफरेंस हो सकता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में? देखिए, अगला डिफरेंस ये है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस ग्लैंड ने हार्मोन को जहां पर प्रोड्यूस किया है वो हार्मोन वहीं पर काम करेगा, नहीं। हो सकता है कि किसी हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया हो, है ना। मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है, क्या ग्रोथ हार्मोन सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड की ही ग्रोथ करवाएगा? नहीं ना, हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। तो इसका मतलब ये होगा साइट ऑफ रिलीज एंड साइट ऑफ एक्शन, दोनों चीजें क्या है, अलग अलग होती है एंडोक्राइन के केस में। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूं, साइट ऑफ रिलीज एंड एक्शन आर डिफरेंट। दोनों जो एक्शन की या रिलीज करने की जगह है वो क्या है, डिफरेंट होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए, अब अगर हम कोई एग्जांपल लें, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बोल दिया या पेनक्रियास के बारे में बोल दिया, तो पेनक्रियास कौन से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा? वो बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना। तो वो सारे एंजाइम कहाँ पर एक्ट करेंगे? वहीं पर, साइट ऑफ एक्शन बहुत नजदीक है, वो सारे एंजाइम कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो वहीं पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइट ऑफ एक्शन है एंड साइट ऑफ रिलीज है वो क्या है, सेम रहेगी। एक्सोक्राइन के केस में वो सेम रहती है। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें, चलो डिफरेंस तो हमें पता चल गया, हार्मोन्स की डेफिनेशन भी हमें पता चल गई। अब आगे हम अगर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के या एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो उसमें आप हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, जीआई ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने अभी बोला था, है ना। तो ये भी बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो जैसे भी हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले अगर हम उसके टाइप्स के बारे में बात कर लें और उसके एक्शन के बारे में बात कर लें, जो कि आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में गिवन है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्मोन्स हैं उनके जो अलग अलग टाइप्स आपको गिवन है, बेसिकली 4 और 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं उनके कंपोजिशन के बेसिस पर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर मैं बताऊं, तो जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, तो पेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, बेसिक कंपोजिशन क्या है, अमीनो एसिड है। तो 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो उसी के बेसिस पर कौन से हार्मोन्स होंगे? पेप्टाइड हार्मोन्स। राइट,
एक हो गया पेप्टाइड हार्मोन, एक स्टीरॉइड हो सकता है, एक आप एग्जांपल ले सकते हो जिसमें अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिंपल टाइप्स हैं जो कि हार्मोन्स को जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ। एनसीईआरटी की बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी बुक में लाइन गिवन है, जो डिवीजन है हार्मोन्स की उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है वो कितने तरीके के आपको एनसीईआरटी में गिवन है और मोड ऑफ एक्शन कैसा गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, पेप्टाइड, स्टीरॉइड, आइडोथेरोनिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इन्हीं के एग्जांपल्स हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली याद करने हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके हिसाब से, नीट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन, जो कि आपको एग्जांपल्स गिवन होंगे, ठीक है। तो कितने तरीके के हार्मोन्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पेप्टाइड हार्मोन के बारे में, तो उसके एग्जांपल में कौन कौन सी चीजें आ सकती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो हो गया आपका पेप्टाइड हार्मोन या फिर पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं इसको, या फिर आप इसको प्रोटीन हार्मोन भी कह सकते हो। क्या एग्जांपल होगा इसका, इंसुलिन एग्जांपल हो सकता है, ग्लूकागॉन एग्जांपल हो सकता है, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन भी आप इसी के अंदर एग्जांपल में ले सकते हैं, राइट। इसके बाद स्टीरॉइड्स के बारे में हम बात करें तो जो स्टीरॉइड्स होंगे उसमें कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। तो ये जो एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है ये बेसिकली किस बेसिस पर है, ये जो हार्मोन्स है उनके कंपोजिशन के बेसिस पर है कि जो हार्मोन्स प्रेजेंट है वो बने हुए किस चीज से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं उसके एग्जांपल कौन से हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। देन जो सेकंड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा हो सकता है, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं। तो स्टीरॉइड्स के एग्जांपल में हम किस किस के बारे में बात करेंगे, कॉर्टिसोल के बारे में, टेस्टोस्टेरोन के बारे में, तो आप एस्ट्रोजन का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। उसके बाद कौन सा होता है, आइडोथेरोनिन, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स आपको अलग अलग यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको बेसिकली क्या याद करना है कि वो स्टीरॉइड का एग्जांपल है, वो आइडोथेरोनिन का एग्जांपल है, या फिर वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव। चलिए इनके एग्जांपल्स फटाफट से मेंशन कर लेते हैं। तो स्टीरॉइड का अगर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, एस्ट्रोजन हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद अगर आइडोथेरोनिन का एग्जांपल लिया जाए तो फिर आप इसमें जितने भी थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको मेंशन कर सकते हो। और लास्ट मैंने भी आपको बताया था अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन किस तरीके के हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो यू आर सपोज टू आंसर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि इनका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। अब इन्हीं के कंपोजिशन के बेसिस पर जो इनका मोड ऑफ एक्शन है उसको हम स्टडी करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टीरॉइड्स के बारे में, और ये जो प्रोटीन हार्मोन्स है या पेप्टाइड हार्मोन्स है, क्या वो एक ही तरीके से एक्शन करेंगे, नहीं, दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। तो सबसे पहले एक पिक्चर बना देते हैं, वो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एक एफएसएच का एग्जांपल हम ले रहे हैं। बात करते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर हम प्रोटीन हार्मोन्स और स्टीरॉइड हार्मोन्स दोनों के बारे में बात करेंगे। जो प्रोटीन हार्मोन है वो किस तरीके से किसी भी बॉडी के पार्ट्स में या ऑर्गन या सेल के अंदर जाते हैं और किस तरीके से वो एक्शन करते हैं, हम उसके बारे में बात करें, राइट। तो ये जो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये ओवरी के सेल्स की मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है, ओवेरियन सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं। तो जो ओवरी की मेम्ब्रेन है किस तरीके से बनी होगी मेम्ब्रेन, बायलिपिड लेयर होती है, लिपिड्स की लेयर, यानी कि कुछ ऐसे इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से या प्रोटीन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से ये बायलिपिड लेयर बनी हुई है, राइट। तो वो हार्मोन जैसे कि एफएसएच जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एफएसएच जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है, बीइंग इनसॉल्युबल इन द लिपिड्स, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो बायलिपिड लेयर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो उसको किसकी जरूरत होती है, एक रिसेप्टर की जरूरत होती है। ये क्या है यहाँ पर मेम्ब्रेन में, ये रिसेप्टर है, ठीक है भाई। तो ये रिसेप्टर करेगा क्या, ये रिसेप्टर एफएसएच हार्मोन को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही एफएसएच हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, राइट। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनते ही जैसे ही ये ओवरी के सेल्स के अंदर एंट्री लेगा तो कुछ चेंजेस आते हैं और पहला रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर।
सेकेंडरी मैसेंजर का एक एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, कैम या फिर साइक्लिक एएमपी जिसे कहा जाता है, या फिर कैल्शियम आयंस। तो होगा क्या, जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना, उसके कॉम्प्लेक्स के बनते ही कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं सेल के अंदर। एज अ रिजल्ट सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल CAMP या फिर कैल्शियम आयंस हो सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो क्या काम करेंगे, ओवरी के अंदर ही, ओवरी के सेल्स के अंदर ही वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करवाएंगे, मतलब चेंजेस को इंड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके रिजल्ट में ओवरी की ग्रोथ हो जाएगी या फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है ना। तो अच्छा, इसको अगर हम कोई ट्रिक से समझे तो क्या हो सकता है, मान लीजिए जो FSH है, जो हार्मोन है वो आप हो, ठीक है, आपकी लड़ाई हो गई थी पापा से, पापा है सेकेंडरी मैसेंजर, पापा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। तो भाई जब लड़ाई करके सुबह चले गए थे, तुम शाम को वापस आ रहे हो घर, तो वापस आना ही पड़ेगा। तो जब तुम घर के अंदर आ रहे हो तो डायरेक्टली पापा से तो बात हो नहीं सकती, कौन करवाएगा बात, कोई ना कोई होता है मीडिएटर, वो होती है मम्मी, ठीक है। तो यहाँ पर FSH आप हो, रिसेप्टर मदर है, जैसे ही आप दरवाजे पे आए तो मम्मी ने दरवाजा खोला, आप क्या बोला, यार मम्मी प्लीज समझा लो, उन्हें बहुत देर हो गई है ना। तो पहला रिस्पॉन्स तो ये था कि आपने मदर को बोला कि आप वो पापा से जाकर बात करें। तो जैसे ही FSH और रिसेप्टर यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, मतलब आपकी जब मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया और पापा को जाके समझाया, कैल्शियम आयंस को या फिर सेकेंडरी मैसेंजर को जाके समझाया। तो जब मम्मी ने पापा को समझा दिया तो बस आपकी एंट्री हो गई है और आपकी बात मान ली जाएगी। और आपकी बात क्या थी, ग्रोथ करवाना ओवरी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रोटीन हार्मोन्स है उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं किसी स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बात करूं, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन की जगह हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। आप एस्ट्रोजन का एग्जांपल ले सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो एक तो ये रिसेप्टर नहीं होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो तो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बायोलिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेन है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हाइड्रो है ना, फोबिक और फिलिक पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका बायोलिपिड लेयर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम कौन से हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन। तो ये जो हार्मोन है तो डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को, तो कर लिया, एस्ट्रोजन हार्मोन ने डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, राइट। अब वो क्रॉस करके जाएगा कहाँ, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही इसकी एंट्री यहाँ पर होती है तो यहाँ पर हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है मैं इसको लेबल कर रही हूँ, पहली बात तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो एक जो डिफरेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिला वो ये था कि भाई पहले वाले केस में यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, रीजन क्या था, मेम्ब्रेन बायोलिपिड की है और वो जो हार्मोन था वो प्रोटीन का था, राइट। लेकिन यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ना कि मेम्ब्रेन में। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन को तो बड़ी आसानी से क्रॉस किया जा सकता है, क्योंकि जो हार्मोन है वो भी स्टेरॉइडल है और जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई है, तो इजीली डिसॉल्व हो सकता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें वो इंड्यूस करेगा रिएक्शंस को, चेंजेस को। एज अ रिजल्ट जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम चाहते थे वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा इस हार्मोन के आने की वजह से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो डायरेक्टली आ जाते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, न्यूक्लियस में जाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल उसके कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस करवाएंगे, रेप्लिकेशन या मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन, ठीक है। और जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो डायरेक्टली जिस प्रोटीन की आप फॉर्मेशन चाहते हो वो हो जाएगी। और वो प्रोटीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करवाने के लिए। तो एज अ रिजल्ट जो देखिए यहाँ पर ओवरी नहीं है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेरॉइड की, हम बात कर रहे हैं यूट्रस की। तो जो यूट्रस में चेंजेस होने थे वो हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये हमने पढ़ा है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।